हमने पढ़ना है इंस्पेक्टर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे फार्मेसी एक्ट में सेक्शन नंबर 17 के अंदर जो है इंस्पेक्टर को डिफाइन किया गया है कि क्या होता है इंस्पेक्टर, क्या एलिजिबिलिटी होती है तो उसे हायर करते हैं, और जो है आगे फिर इसके काम और इसकी जिम्मेदारियां सेक्शन 18 और 19 के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये सेक्शन 17 है जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, दिस इज सेक्शन 17, जिसके ऊपर ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इंस्पेक्टर। क्या कहता है सेक्शन 17? सेक्शन 17 कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन एज इट think fit having the prescribed qualification to be the federal inspector or the provincial inspector for the purpose of this act within such local limits as it may assign to them respectively। कह रहे हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट, जो इंस्पेक्टर हायर करेगी वो फेडरल इंस्पेक्टर्स होंगे। जो हमारी प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत जो इंस्पेक्टर्स हायर करेगी वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स होंगे। ठीक है, फेडरल के फेडरल इंस्पेक्टर, प्रोविंशियल के प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स। हायर कैसे करना है? सबसे पहले अनाउंस करना है, उन्होंने ऑफिशियल गजट में अनाउंस करेंगे। छुप छुपा के कोई काम नहीं होगा, अंदर खाते कोई भी नहीं कि तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो, नहीं। ऑफिशियली तौर पे जो है अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मेरिट पे लोगों को हायर किया जाएगा। और एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। पहले जो है, बहुत पहले जब ये एक्ट आया था, तब फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं होता था। अब फार्मासिस्ट होना, फॉर्म डी होना जरूरी है एक इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो कि नेसेसरी हैं उस पोस्ट पे आने के लिए, उसके ऊपर उनको जो ठीक लगेगा उस बंदे को हायर कर लेंगे। और उसको, जब भी कोई इंस्पेक्टर होता है उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया का वो इंस्पेक्टर है। वो अपने एरिया की लोकल लिमिट से हट कर एज अ इंस्पेक्टर काम नहीं कर सकता। वो दूसरे उस एरिया के इंस्पेक्टर को गाइडेंस जरूर कर सकता है, बता सकता है कि तुम्हारे एरिया में ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो एज सच उस एरिया में जाके इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारियां परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड दैट, एक शर्त है। प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्ते ये कि नो पर्सन हु हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल ऑफ द ड्रग शैल बी अपॉइंटेड। एक ऐसा बंदा जिसका खुद से इसमें एज सच कोई फायदा ना हो, ड्रग सेल में, ड्रग मैन्युफैक्चर में, ड्रग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई फायदा ना हो, उस बंदे को हायर करेंगे वो। ठीक है, वो या तो फिर उसका कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला करीबी इस बिजनेस में ना हो कि वो उसको फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसा एक्शन ले जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और शर्त है, a person serving under the federal government or an other provincial government shall not be appointed without the previous consent of such government। एक दफा एक बंदे की गवर्नमेंट जॉब हो जाए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो, उसने किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसको एनओसी लेना पड़ता है पहली जॉब वाले से। पहले जो गवर्नमेंट में जहां जिस इदारे में वो जॉब कर रहा है, अगर वो कंसेंट देंगे, वो इजाजत देंगे तो आप उसको हायर कर सकते हो, वरना नहीं। ये बात समझ आइए। ये है सेक्शन 17। इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर इंस्पेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया कि इंस्पेक्टर क्या होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, दिस इज सेक्शन 18। ये क्या है? सेक्शन 18, इधर आप लिख लें साथ, सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 के अंदर उन्होंने पावर्स बताई हैं कि एक इंस्पेक्टर को क्या क्या इजाजत या क्या क्या पावर्स दी गई हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ऊपर उन्होंने बताया है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19, सेक्शन 19 में ना काम करने का तरीका बताया है, प्रोसीजर बताया है कि सेक्शन 19 के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये फॉलोइंग काम कर सकता है। कौन कौन से? इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस, किसी भी जगह, प्रेमिसेस होती है वो जगह जहां पे वेयर इन एनी ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड, जहां पे ड्रग बनाई जा रही है, मींस अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, the means employed for standardizing and testing the drug and all relevant records and registers। कह रहे हैं कि वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल लैब में भी जा सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस को भी देख सकते हैं,
कि उसमें QMS सिस्टम कौन सा इम्प्लीमेंटेड है, उसकी पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्ट कर सकता है कि उधर मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकती है। उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसके तमाम रिकॉर्ड्स की फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन को भी देख सकता है। उसके अलावा जो है, इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस जहां पे ड्रग सेल किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और वहां पे भी जाके वो हर तरह की कंडीशंस देख सकते हैं और वहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्टर्स, कैश मेमोज, रिकॉर्ड सारे देख सकता है। सी क्या है, टेक सैंपल ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग के सैंपल्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसने टेस्ट कराना है। एक होता है ना कि ड्रग के सैंपल लिए और उसको लैब में भेज दिया, केस बना दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन वो रैंडम सैंपल्स भी ले सकता है आपसे। उसने एक ड्रग देखा, उसने देखना है कि ये ड्रग ठीक है कि नहीं, वो रैंडम सैंपल ले सकता है आपसे। टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड or being sold or is stocked or exhibited for sale or is being distributed। आपकी शॉप पे आके, जहां पे आपका रिटेल सेटअप है, कम्युनिटी फार्मेसी है, वहां पे आपसे सेटअप से आपसे कोई सैंपल ले सकता है। ये नहीं कि पूरा पूरा स्टॉक उठा लेगा, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो एक दो मेडिसिन के सैंपल्स आपसे ले सकता है। एंटर एंड सर्च, किसी with such assistance if any he considers necessary, any building, vessel or place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or is being committed or is may continue be committed। कह रहे हैं कि एंटर हो सकता है और तलाशी ले सकता है किसी की मदद के साथ या किसी की मदद के बगैर, जैसे उसे मुनासिब लगता है। कहाँ पे एंटर हो सकता है, किसी भी जगह, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी वेसल, किसी भी जगह पे, वेसल भी जगह ही होती है, किसी भी प्लेस के ऊपर एंटर होगा और क्या करेगा, जहां पे उसे लगता है कि फार्मेसी एक्ट के खिलाफ, कंट्रावेंशन के अंदर कोई, फार्मेसी एक्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा है। तो अगर फार्मेसी एक्ट ने कहा ये नहीं करना और वो हो रहा है, कोई एडल्ट्रेशन हो रही है, कोई मिस ब्रांडिंग हो रही है, कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, उस जगह के ऊपर वो एंटर होके सर्च कर सकता है। या हो रहा है या हो चुका है, ये भी है, इज बीइंग कमिटेड, हो रहा है, और मे कंटिन्यू टू बी कमिटेड, हुआ था, हुआ है, हो रहा है, हर तरीके से वो इस जगह पे कर सकता है एंट्री और सर्च। कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस। अब वहां पे उसने एंटर हुआ, उसने देखा यहाँ पे कंट्रावेंशन हो रही है फार्मेसी एक्ट की, फार्मेसी एक्ट के खिलाफ काम हो रहा है। उसने वहां पे अब क्या करना है, केस बनाना है। उसने क्या करना है, केस बनाना है। तो अब वहां पे विटनेस जरूरी है, वरना फिर आपके अल्फाज और उसके अल्फाज, मतलब आप भी एक इंसान हो, अशरफुल मखलूकात, तो वो भी इंसान है, तो कोर्ट किसकी सुनेगा। ठीक है, आपके पास चलो ठीक है जिम्मेदारियां हैं, इस तरह पावर मिली हुई है, लेकिन फिर भी सबूत क्या है। तो बतौर सबूत आपको जो है, कुछ भी कह सकते हैं, आपको ये दवाई थी तो वो क्या आप ही लेके आए थे अपनी जेब में डाल के। तो बतौर विटनेस एक गवाह जो है वो होना जरूरी है। गवाह वो उधर मौजूद किसी भी बंदे को बतौर गवाह वो जो है वो हाजिर करवा सकता है। कॉल एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड और सीजर और इन कनेक्शन विद एनी अदर मैटर वेयर द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नेसेसरी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कल को कोई कह सकता है कि ये मेरे साथ गलती, मेरे साथ ज्यादती की गई है, मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, अपनी पावर्स को अब्यूज किया है, इन सब चीजों को निग्लेक्ट करने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए उस टाइम पे एक गवाह को मुख्तस किया जाता है कि ये गवाह है, ताकि वो इस चीज की गवाही कल को दे सके कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, मुनसिफाना तरीके से सारा काम किया गया है। ना इंस्पेक्टर के साथ कोई जो है गलती की गई है, कोई उसके साथ कोई ज्यादती की गई है, ना ही जो दूसरा कोई बंदा है, जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, या जिसकी रिटेल सेटअप है, उसके साथ कोई ज्यादती की गई। दोनों के साथ मुनसिफाना तरीके से काम किया गया। एक गवाह का होना लाजमी, जिस जगह पे, जिस सिचुएशन में गवाह का होना लाजमी है, उस सिचुएशन में गवाह होना जरूरी है, और वो रख सकता है, किसी भी बंदे को कह सकता है कि बतौर गवाह आप इधर एंटर करो, सिग्नेचर करो या बतौर गवाह गवाही दो। Seize such drug and all materials used in manufacture thereof and any other article, including register, cash memos, invoices, bills, he has reason to believe may furnish evidence of the commission of offense punishable under this act।
कह रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक अगर उसने कोई गलत काम किया है, जो कि जो है किसके है, कोई ऐसा गुनाह किया है जो जिसकी उसको सजा मिलेगी कल को, उसे जो है उससे पनिशेबल है, मतलब उसको कोई सजा मिल सकती है, उसको कोई पेनल्टी पड़ सकती है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से वो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से स्टॉक भी उठा सकता है, जो उसे लग रहा है कि बतौर जो है वो क्या दिखा सकते हैं इसको, एविडेंस, बतौर सबूत दिखाया जा सकता है। अगर उसको लग रहा है कि फार्मेसी एक्ट के खिलाफ कोई ऐसी चीज है जो कि पनिशेबल है, तो उस चीज को साबित करने के लिए वो बतौर सबूत कोई भी चीज वहां से उठा सकता है। जैसे उसे लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन गलत है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वहां से ले सकता है, रजिस्टर क्या है, वो सारा कुछ उठा सकता है बतौर सबूत अपने पास, सीज कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि ये स्टॉक गलत है, वो स्टॉक सीज कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि ये कैश मेमोज फेक लग रहे हैं, कब मंगवाया कब बेचा ये फेक हैं, वो कैश मेमोज भी सीज कर सकता है। वो कोई भी चीज को सीज कर सकता है, क्यों? अगर वो उसने बतौर सबूत जो है वो कल को बताने हैं। Require any person to appear before him at any reasonable time and place to give statement, assistance, or information relating to or in connection with the investigation of an offense under this act. कह रहे हैं कि उसने एक केस बनाया, अब उस केस की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट कंप्लीट सब कुछ उसने खुद करना है। अगर वो उस केस के ऊपर काम कर रहा है और उसको किसी से कुछ पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो बंदा जो उस जगह पे मौजूद था या उसके इर्द गिर्द कोई भी असिस्टेंस उसने लेनी है, कोई मदद लेनी है, तो वो उस बंदे को बुला सकता है अपने पास। उसके पास ये राइट है कि वो उस बंदे को कॉल कर सकता है कि आओ और आके मैंने तुमसे कोई चीज़ पूछी, लेकिन एक रीजनेबल आवर पे। ऐसा नहीं कि जो है रात के 3 बजे उसे कॉल कर रहा है कि आधे घंटे के अंदर मेरे पास पहुंचो, नहीं, एक रीजनेबल आवर पे उसको बुला सकता है। आगे ना एक्सेप्शन है एक, ये एक्सेप्शन जो है ना, प्रोवाइडेड दैट, शर्त है ये कि ये एक सेक्शन 132 और 133 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत एक एक्सेप्शन है कि किसको नहीं बुला सकता, ये किसकी अटेंडेंस लाजमी नहीं है, ये ना कुछ स्पेसिफिक औरतों के लिए के, और एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, औरतों की ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिहाज से ये एक शर्त है कि उसमें जो है वो नहीं बुला सकता है या आना लाजमी नहीं है। लॉक एंड सील एनी फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री को, लेबोरेटरी को, शॉप को, बिल्डिंग को, स्टोर हाउस को, गोदाम को लॉक कर सकता है। लॉक एंड सील, सील कर दे सकता, बंद कर सकता है, जहां पे उसको लग रहा है कि कोई ड्रग बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, स्टोर हो रही है, सेल हो रही है, सोल्ड हो रही है, जो कि फार्मेसी एक्ट की कंट्रावेंशन कर रही है, तो उसको क्या कर देगा, लॉक एंड सील। अंडरलाइन कर लें इसको, लॉक एंड सील। अब लॉक करने के बाद कितनी देर के लिए लॉक कर सकता है, फॉरबिड, रोक सकता है, फॉर रीजनेबल पीरियड। रीजनेबल पीरियड कितना है, नॉट एक्सीडिंग 4 वीक्स, 4 हफ्ते से ज्यादा वो बंद नहीं कर सकता, या फिर 4 हफ्ते में अगर उसका केस नहीं चला, फॉर फर्दर पीरियड विच नॉट मे नॉट मोर देन 3 मंथ, 3 महीना मैक्सिमम डेट है, 3 महीने के अंदर अंदर उसने अपने सारे उस केस की कार्रवाई करवा के कोई ना कोई सुनवाई करवानी है। As the inspector may, with the approval of Quality Control Board, Licensing Board, Registration Board, or the licensing authority, as the case may be, specify any person in charge of the premises from removing, dispensing of any drug article or other thing likely to be used in evidence of the commission of offence under this act। अब इसका पूरा का पूरा मतलब ये है कि अगर जब उसने लॉक एंड सील किया, उस टाइम के ऊपर भी वो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भी जो है इन्फॉर्म करता है, या तो आपके रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या लाइसेंसिंग बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा कि ये केस चल रहा है, ताकि उस जगह के ऊपर थोड़े वक्फे के लिए, जब तक उसने सील किया है, वो स्टॉक ना रिमूव किया जाए या फिर कोई सेल परचेज ना हो। ठीक है, इसके लिए उसने आगे इन्फॉर्म भी करना है अगर उसको लग रहा है कि इस जगह के ऊपर फार्मेसी एक्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा है तब। ऐसे शौक से नहीं, अगर कोई कंट्रावेंशन हो रही है, कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, तब वो करेगा। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। कह रहे हैं, एक्ट कह रहा है इंस्पेक्टर को ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, उन कामों को करने के लिए अगर उसको कोई पावर चाहिए तो वो भी उसके पास है। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए बता दिया कि अगर ऊपर कोई पावर उसको ऐसी जो ऊपर मेंशन नहीं की गई, लेकिन उसे चाहिए हो फार्मेसी एक्ट को कायम कराने के लिए, वो पावर चाहिए हो तो वो कर सकता है।
Provided that the power under clause F and J shall be exercisable only by an inspector specifically authorized in this behalf by an order by the government appointing him। कह रहे हैं कि एक तो जो इंस्पेक्टर उस जगह के ऊपर लॉक एंड सीज करके सीजर करेगा और केस चलाएगा और जो है एक्सरसाइज करेगा पावर कोई भी काम जो है निकलवाने की, वो गवर्नमेंट ने उस जगह के ऊपर जो है वो अलॉट किया हो। ये ना हो कि मैं किसी और शहर की हूँ, मैं किसी और शहर में गई, मैंने वहां जाके काम गलत देखा तो मैं वहां जाके काम करना शुरू, नहीं, गवर्नमेंट ने अगर मुझे रिटर्न नोटिस मिला हुआ है, वो एरिया मुझे अलॉट हुआ हुआ है, या कोई इन स्पेशल केस वो जगह मुझे वक्ती तौर पे वो केस मुझे दिया गया है बाय गवर्नमेंट इन अ रिटर्न ऑर्डर, तब मैं ये काम कर सकती हूँ, वरना नहीं। अगर वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है, मेरे स्पेसिफाइड एरिया में आता है, तब मैं काम कर सकती हूँ, वरना नहीं। अगर वो मेरे एरिया में नहीं आता लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे जो है खुद से ये केस दिया है, तब मैं ये कर सकती हूँ, वरना नहीं। अच्छा, ये जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे ना, जैसे लास्ट पॉइंट है, ये अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे तो कोई जो है वो मसला नहीं है। आपने मेरे से पूछा था ना कि मिस, अगर मैं पावर्स लिख रही हूँ तो, या फिर कोई भी चीज लिख रही हूँ जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन की वेटेज कम है, क्वेश्चन कम मार्क्स का है, तो क्वेश्चन अगर कम मार्क्स का आता है तो आप जो है थोड़ी सी चीज बीच में से अगर लास्ट एक दो पॉइंट्स नहीं भी लिखते हो तो ऐसे मसला नहीं है। लेकिन ये ना हो कि ऊपर आपने गंद बला लिख दिया, जो मेन पॉइंट्स हैं वही नहीं लिखे, ऐसा नहीं है। आप जो है मेन पॉइंट्स लिखें, हाँ एक दो अगर आपसे मिस होता है तो उसका कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लास्ट पॉइंट का एज सच कोई मतलब नहीं है, एज सच आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो पावर में शुमार नहीं होता, वो एक जो है वो एक शर्त है, प्रोवाइडेड दैट वाला ही सीन है। आगे अभी हमने पढ़ा पावर की, उसको क्या क्या पावर्स दी गई हैं। अब हमने उसने ये काम कैसे करना है, मतलब कह रहे हैं कि अगर उसने एक जगह पे फर्ज करें कि इंस्पेक्ट किया, और कह रहे हैं इंस्पेक्ट करके वो लॉक एंड सील कर सकता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करके उसने लॉक एंड सील करना है। दिस इज सेक्शन 19। इस सेक्शन 19 में क्या बताया जा रहा है, प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर के, उसने कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी सारे काम करने हैं। अपनी मर्जी से नहीं करता वो, उसको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया, उसने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। वेयर एन इंस्पेक्टर सीज एनी ड्रग, जहां पे इंस्पेक्टर सीज करेगा ड्रग को, उसने अब केस करना है, उसने केस बनाना है ना। और एनी पार्टिकल अंडर सेक्शन 18, पिछले सेक्शन 18 के मुताबिक उसने सीज कर ली ड्रग। सेक्शन 18 क्या था, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर थी। सेक्शन 18 के मुताबिक उसने क्या कर ली, सीज कर ली ड्रग। ही शेल टेंडर आ रिसीप्ट देयरफॉर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, कह रहे हैं वो एक रसीद देगा। रसीद मतलब एक रसीद देगा जिसमें वो बताएगा कि मैंने ये काम किया है, अगले को रसीद देगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म इसलिए क्योंकि ना ये रसीदें ना एक गवर्नमेंट फॉर्मेट्स की ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उसके अंदर बस फिलिंग करके दे देता है। ये फॉर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, ये मैं आप लोगों को जब लेक्चर खत्म होंगे लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं। Where an inspector takes a sample of a drug for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whom he takes it। अगर इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया है कहीं से जिसका उसने कहा है कि मैंने टेस्ट कराना है, तो वो ये उसको लिख, अगले को लिख के देगा कि मैं ये आपका सैंपल लेके जा रहा हूँ और मैंने इसका टेस्ट कराना है। वो रसीद में एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको लिख के देगा। ऐसा नहीं कि उठा के ले गया और पीछे पीछे से उसने सारे काम करा लिए, ऐसा नहीं होगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन अनलेस ही विलिंगली एब्सेंट हिमसेल्फ, और ये काम जो है उसके सैम्पलिंग उसके मौजूदगी में होती है। और अगर वो भाग गया है, खुद भाग गया, तो फिर चलो ठीक है, लेकिन वैसे उसकी मौजूदगी में सैंपल लिया जाता है। कल को वो ये ना कहे कि ये सैंपल तो यहाँ से गया ही नहीं था, ये कहीं बाहर से इसने बदल दिया। उसके लिए क्या करता है, वो उस जगह के ऊपर अपने उसको क्या करेगा, पैक करेगा, उसके ऊपर अपनी सील लगाएगा, पैक करके उसके ऊपर जो है अपने सिग्नेचर करेगा, और अगले को कहेगा कि वो भी अपनी सील और सिग्नेचर उसके ऊपर कर दे, ताकि वो सील हो जाए। और जब गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास जाए टेस्टिंग के लिए, तो वो सबसे पहले उसकी सील चेक करता है कि एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई, उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई, ये जैसा वहां से निकला था मेरे पास वैसा ही पहुंचा, रास्ते में किसी ने उसे बदला तो नहीं है। ठीक है। Provided that where the sample is taken from the premises where the drug is being manufactured, it shall necessary to divide the sample into three portion only। अच्छा, ये ऊपर इन्होंने बताया था कि रिटेल सेटअप से 4 पोर्शंस में लेते हैं।
अब यहां से मैं दोबारा पढ़ती हूँ, शेल डिवाइड द सैंपल इन 4 पोर्शंस। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है शेल, अगर किसी डिटेल सेटअप से उसने उठाया तो वो 4 सैंपल्स बनाएगा। आगे हम देखेंगे 4 वो कैसे डिवाइड करे। लेकिन अगर उसने किसी मैन्युफैक्चरर से उठाया तो वो 3 सैंपल्स बनाएगा। ठीक है, 3 सैंपल्स लेगा। अगर किसी रिटेल से बनाया तो कितने सैंपल लेगा? 4। और अगर किसी उसने मैन्युफैक्चरर से उठाया तो कितने सैंपल्स लेगा? 3। मैन्युफैक्चरर से 3, रिटेल से 4। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको अंडरलाइन करें। रिटेल से 4 पोर्शन उठाएगा वो, और मैन्युफैक्चरर से ये डिवाइड द सैंपल इनटू 3 पोर्शंस ओनली। फिर कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ द ड्रग इज मेड अप इन कंटेनर ऑफ स्मॉल वैल्यू वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल aforesaid, the inspector may, if the drug be such that it is likely to deteriorate, be otherwise damaged by exposure, shall take 3 or 4, as the case may be, of the set containers after suitably marking the same where necessary, sealing them. Or next be provided further that if the contents of one container are insufficient for the laboratory test for an analysis, the inspector may increase the number of containers in order to make the small sample sufficient. कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सैंपल साइज कम है, मतलब अगर आपने जो है टेस्टिंग करानी है, आपको कोई मेडिसिन का इशू आया, आपने 4 उसके यूनिट पैक्स ले लिए, आपने कहा ये 4 सैंपल साइज हैं। अब आपको पता है एक टेस्टिंग के अंदर जो है अगर एक डिब्बी के अंदर 10 गोलियां, एक टेस्टिंग में 10 से ज्यादा गोलियां लग जाए तो बाकी टेस्ट कैसे होंगे? तो आप सैंपल साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप जो गवर्नमेंट एनालिस्ट को आपने भेजना है वो आप ज्यादा भी भेज सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंटेनर के अंदर जो दवाइयां हैं वो सारे टेस्ट के लिए जरूरी जो है, सारा टेस्ट में के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि कोई दवाई खराब हो सकती है तो वो कंटेनर का भी उन्होंने जो है सैंपल लेने का तरीका बताया है। द इंस्पेक्टर शेल रिस्टोर, अच्छा आप बता रहे हैं वो चारों को उन्होंने कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले एक सैंपल जो है, रिस्टोर 1 पोर्शन ऑफ द सैंपल सो डिवाइडेड और वन कंटेनर एज द केस में बी टू द पर्सन फ्रॉम whom he takes it। एक जो उसने फर्ज करें रिटेल सेटअप से उसने किया है, तो हमने 4 सैंपल बनाने, कम्युनिटी फार्मेसी से उसने सैंपल लिया है, 4 सैंपल बनाए, एक उसने उसी को दे दिया जिससे उसने लिया है। चारों सैंपल पे उसने सीलें लगाई हैं, चारों सैंपल पे उसने सिग्नेचर किए हैं कि वो 4 सील इन्वेलप बन गए। अगले से कहा उन्हीं चारों सैंपल्स के ऊपर सीलें लगाए और चारों सैंपल के ऊपर सिग्नेचर कर दे। अगले की भी सील एंड स्टैंप आ गई, आपकी भी सील एंड सिग्नेचर, हर चीज आ गई। वो सैंपल सिक्योर हो गए हैं। ठीक है, 4। पहला सैंपल वो उसी को दे देगा, उसके लिए कि अगर वो खुद से कोई टेस्ट करवाना चाहता है उसका कि नहीं। किसको दिया उसने? उसी को जिससे उसने सैंपल लिए हैं। दूसरा सैंपल जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट को क्यों भेज रहा है? टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कैसे भेज रहा है गवर्नमेंट एनालिस्ट, जवाब कैसे देगा, ये हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, हम डिटेल पढ़ेंगे। तो एक उसने उसी को दे दिया, एक उसने गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज दिया, एक उसने जो है या तो वो पीक्यूसीबी को भेजेगा, या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भेजेगा, या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को दे भेजेगा। अब देखिए हम लोगों को जो है ना, ये तीनों ही जो है गवर्न करती हैं, हम लोगों को ये तीनों ही डील करती हैं। सबसे पहले हम लोगों को हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन बोर्ड। उसके बाद हम लोग किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लाइसेंस लगाते हैं, मतलब ये रूम है इसके ऊपर मैंने लाइसेंस लगाना है, तो मैं लाइसेंसिंग बोर्ड से लाइसेंस लूंगी। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर काम करना है तो मुझे क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है ना वो उसके अंडर में आ जाऊंगी। तो एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट को 3 बोर्ड्स डील कर रहे होते हैं, एक जो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, एक जो उसे लाइसेंस देता है, और एक लाइसेंस देने के बाद जो है जो बोर्ड उसकी निगरानी करता है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इन तीनों में से किसी एक को भी वो एक सैंपल बतौर रेफरेंस भेज देगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 सैंपल हो गए। चौथा सैंपल जो है वो वारंटर को जाता है। वारंटर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर। इनके अगर इम्पोर्टेड ड्रग है तो इस केस में उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर या उसका जो इंडेंटर होगा उसको जाएगा, और अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये ड्रग जाएगी। तो ये 4 तरीके से जो है ये ड्रग डिवाइड होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैन्युफैक्चर के केस में 3 था, एक कहाँ गई? उसी को जिससे आपने सैंपल लिया है। मैन्युफैक्चर एक फैक्ट्री के अंदर सर्च एंड सीज हुई, सब 3 सैंपल बनाए गए, एक सैंपल दे दिया गया मैन्युफैक्चरर को, एक सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट को, एक रेफरेंस के लिए पीक्यूसीबी या लाइसेंसिंग बोर्ड या
रजिस्ट्रेशन बोर्ड को। वारंटर वाला नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो खुद वारंटर है। ठीक है, वो खुद बना रहा है ना, तो वो खुद वारंटर हुआ। तो ये जो चौथा सैंपल था जो वारंटर वाला था, वो हम लेंगे ही नहीं। इस वजह से मैन्युफैक्चरर के टाइम पे 3 सैंपल लिए जाते हैं और रिटेल के टाइम पे 4 सैंपल लिए जाते हैं। फिर आगे एक पॉइंट है, एक ऐसा केस जिसमें लग रहा है इंस्पेक्टर ने, फर्ज करें कोई ऐसा ड्रग देखा जिसको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, नेकेड आई से उसके अंदर नजर आ रहा है कि ये एडल्ट्रेटेड ड्रग है, इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं या कोई गंद नजर आ रहा है, फिल डिकम्पोज मटेरियल नजर आ रहा है। फर्ज करें ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन के अंदर कोई कीड़ा नजर आ रहा है। अब वो सैंपलिंग नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा मैं ड्रग इंस्पेक्टर को भेजूं, फलाने को भेजूं, फलूने को भेजूं। वो डायरेक्ट उसको जो है पैक करेगा, सील करेगा, अगले को कहेगा इसको सील करो, पैक करो, मतलब मेरे साथ सिग्नेचर करो। और जो है ये करने के बाद वो क्या करेगा, वो उसको डायरेक्ट केस बना के ड्रग कोर्ट में पेश करेगा, उसको बतौर एविडेंस दिखाएगा कि ये जो है, जैसे ये एम्प्यूल है, इसके अंदर देखिए ये कीड़ा नजर आ रहा है, तो ये पनिशेबल है बाय द लॉ। ये बात समझे? इन केस ऑफ अगर आपको कोई फिल्दी या पुट्रिड सब्सटेंस या वर्मिन रोडेंट वगैरह फॉरेन मैटर विजिबल टू नेकेड आई है, तो फिर हमें ड्रग टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। वो पर्सन जो है उसको सील करके, उसको मार्क लगा के सील करके, ताकि बतौर वो सिक्योर हो जाए एविडेंस। और फिर क्या करेगा, वो ड्रग कोर्ट या लाइसेंसिंग अथॉरिटी या पीक्यूसीबी के सामने उसको एज अ केस के तौर पे पेश कर देगा बतौर एविडेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेक्शन, अगर इंस्पेक्टर ने केस बना दिए, सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब क्या होगा? ही shall as soon as practicable ascertain, ascertain होता है पता लगाना, मालूम करना, whether or not the drug contravenes any of the provision of this act। वो जो ड्रग का सैंपल उसने भेजा है वो ठीक है क्या गलत है, वो फार्मेसी का एक्ट के मुताबिक उसकी कंट्रावेंशन, उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। और एंड इट इज असर्टेन दैट द ड्रग डज नॉट सो कंट्रावेंस, और अगर ये पता लग गया है कि ड्रग बिल्कुल ठीक है और वो खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, ही शेल फॉर विथ, फॉरवर्ड होता है रिवोक द, उसी टाइम पे वो रोक देगा, वापस ले लेगा द ऑर्डर पास अंडर द सेट एक्शन, जो उसने ऑर्डर किया था, सील कर दी थी वो जगह, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर को रिवोक कर देगा, वापस ले लेगा। As the case may be taken such action as may be necessary for the return of the stock seized, और जो उसने स्टॉक उठाया था वो वापस करेगा, और जो उसने सैंपल लिए थे, पेमेंट्स फॉर द सैंपल टेकन, और जो उसने सैंपल लिए थे उसकी भी पेमेंट वापस करेगा अंडर इंटीमेशन टू द बोर्ड कंसर्न। और मतलब कि प्रॉपर प्रोसीजर है, उसने बोर्ड के तहत ये सारा काम करना है, बोर्ड को इन्फॉर्म करके। केस हुआ, सैंपल गया गवर्नमेंट एनालिस्ट को, गवर्नमेंट एनालिस्ट ने रिपोर्ट में दिया ये तो ड्रग बिल्कुल ओके है, इसका मतलब है कि ये ड्रग जो है वो, उसकी अनसील करो उसकी फार्मेसी को, और जो है ड्रग भी वापस करो, स्टॉक भी वापस करो, सब कुछ वापस करो, तो वो ये सारा काम इंस्पेक्टर के अंडर आएगा। If he seizes the stock of the drug, he shall as soon as may be inform the board concerned and takes its order as to custody thereof। कह रहे हैं उसने स्टॉक सीज करके ये नहीं करना कि अपने पास रख लेना, अपने घर में रख लेना, अपने ऑफिस में रख लेना, अपनी गाड़ी में रख लेना, उसने हैंड ओवर करना है बोर्ड को वो स्टॉक, या और इन्फॉर्म भी करना है। उसने छुपा के कोई काम नहीं करना, उसने इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये स्टॉक उठाया था, जो रसीद वो उसको देता है, उसकी रसीद की कोई ना कोई कॉपी भी तो होती होगी ना इन्फॉर्म करने के लिए बोर्ड को। Provided that where a federal inspector not competent to take action under Section 30, he shall soon as may be report the matter and hand over the stock if any to the provincial inspector। ये वो वाली बात ही मैंने कहा था कि एक इंस्पेक्टर अपनी हदूद से किसी और हद में आया है, वो नहीं कर सकता ये काम, वो स्टॉक भी नहीं उठा सकता, वो लॉक एंड सील भी नहीं कर सकता, लेकिन वो उस एरिया के इंस्पेक्टर को जरूर कहेगा कि ये काम करो। अब फेडरल इंस्पेक्टर्स के अलग काम होते हैं और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स के अलग काम होते हैं। एक फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर का काम नहीं कर सकता, उसने उसी को बुला के उससे उसका काम करवाना है, और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर फेडरल इंस्पेक्टर का काम नहीं कर सकता, उसने उसी के थ्रू ही वो काम करवाना है। वर्क एथिक्स है। ठीक है। The provincial inspector, on finding any contravention of this act, shall, unless the board otherwise directs, always refer the case to provincial quality control board and seek orders as to the action to be taken in respect of the contravention।
कह रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर है, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, उसके अगर कुछ लगता है कि गलत हो रहा है, इंस्पेक्टर किसके अंडर आता है? क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। वो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को बताएगा, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसे बताएगी कि आगे क्या काम करना है। वो खुद से फैसले नहीं लेगा। उसकी जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। The Federal Inspector on finding contravention of this act on which he is authorized shall, unless otherwise directed, always refer the case to Central Licensing Board or Registration Board. प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ने किसको रिपोर्टिंग की है? क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। ये चीज नोट करें कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ने किसको रिपोर्टिंग की है? क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। और फेडरल इंस्पेक्टर ने किसको रिपोर्टिंग करनी है अगर उसको लग रहा है कोई कंट्रावेंशन हो रही है या फिर कुछ इस तरीके से कुछ भी हो रहा है? रजिस्ट्रेशन बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को। अब ये हमने इंस्पेक्टर सेक्शन 17, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 18 और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 19 ये कही है। इसको आपने एक दफा रीड करना है। इसमें से जो आखिरी आखिरी लाइंस होती है ना, ये इतनी वो इम्पोर्टेंट, या फिर लगा लो ना, मैं आपको ये कहूंगी कि शुरू से आप लिखना शुरू करें। वही बात के शुरू से पहले पॉइंट से शुरू किया और लास्ट तक आना है। बीच में अगर आपको लगता है लास्ट दो पॉइंट्स में लिखे बगैर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 5 नंबर के लिहाज से, तो जरूर ठीक है, आप उसको ना करो। लेकिन आपने बाकी लास्ट पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से तो करने हैं ना, उसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। अब ये लास्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने फेडरल इंस्पेक्टर की रिपोर्टिंग लिखी है, उसने किसको रिपोर्ट करना है? अगर आप ये लास्ट पॉइंट ना याद करो और आपका एमसीक्यू आ जाए, आपका तो एमसीक्यू गलत हो गया ना। तो एमसीक्यूज के हवाले से आपने सारा देख लेना है, उसमें आप अंडरलाइन कर लो, ताकि कल को जब अगर आप जो है इस पेपर का सिलेबस भी लेंथी है, कल को जब आप इसको फाइनल पेपर के लिए रिवाइज कर रहे हो या इसको टेस्ट सेशन के लिए रिवाइज कर रहे हो, तो आपका जो है ये अच्छे तरीके से हो जाए, आपका कोई चीज मिस ना हो। ठीक है।